नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखेंगे संकरण हाइब्रिडाइजेशन। संकरण या हाइब्रिड का मतलब अपन दैनिक जीवन में भी सुनते हैं नाम, और यहाँ भी सुनेंगे। पहली बात तो ये एक काल्पनिक परिघटना है, हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक, ऐसा होता है, उस पर आधारित है। इसमें क्या करते हैं, परमाणु कक्षक जिनकी एनर्जी लगभग क्या है, समान, और आकार जिनका लगभग समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा और लगभग समान आकार वाले परमाणु कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का पुनर्वितरण करके जितने परमाणु कक्षक मिलते हैं उतने ही नए कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। जो नए बनने वाले कक्षक हैं वो संकरित कक्षक, प्रक्रिया संकरण कहलाती है। तो मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यूं कह सकता हूं कि लगभग समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा और आकार वाले परमाणु कक्षक आपस में ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा और आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। निर्मित होने वाले या नए निर्मित होने वाले कक्षक संकरित कक्षक और यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। क्या कह रहे हैं, लगभग समान ऊर्जा और आकार वाले परमाणु कक्षक, किसी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी की थोड़ी सी एनर्जी कम है, आपस में ऊर्जाओं का क्या करते हैं, ज़्यादा वाला दे देता है, कम वाला ले लेता है, ऊर्जाओं का रीअरेंजमेंट करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं, और समान ऊर्जा और समान आकार वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं परमाणु कक्षक। जो नए बनने वाले कक्षक हैं वो कहलाते हैं संकरित कक्षक, और ये कक्षक बनने की प्रक्रिया जो है वो संकरण कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। मैं यूं कहूं कि एक अब मेरे पास तिल का लड्डू है, एक मेरे पास बेसन का लड्डू है, एक मेरे पास गोंद का लड्डू है। तीन लड्डुओं को मैंने मिला दिया और एक नया मिलाने के बाद ये स्थिति हो गई, तीनों को मिला दिया। अब इससे अपन तीन नए लड्डू बनाएंगे। इनको मैं कह देता हूं परमाणु कक्षक। ये आपस में क्या होते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, यानी इनको आपस में मिलाने के बाद, ये परमाणु कक्षक थे, इनको मिलाने के बाद एक बार ये स्थिति हो गई, ये अस्थायी मान सकते हैं अपन इसको कुछ देर के लिए। और फिर जितने परमाणु कक्षक मिले उतने ही, तीन लड्डुओं को मिलाया गया, तीन लड्डू नए बनाए। लेकिन ये तीन अलग अलग प्रकार के थे। अब जो नए बनेंगे उनमें इन तीनों का असर होगा, तिल, गोंद और बेसन। इसमें भी तिल, गोंद, बेसन और तिल, गोंद, बेसन। तो लगभग समान आकार और ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। किसी में एनर्जी, किसी में ज़्यादा थी, किसी में कम थी,
बेसन वाले में हो सकता है एनर्जी कम हो, गोंद वाले के अंदर एनर्जी ज़्यादा हो। तो किसी में ज़्यादा थी, किसी में कम थी। वो आपस में ऊर्जाओं का क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट यहाँ हुआ और फिर उतने ही जितने लड्डू मिलाए थे अपन ने उतने ही नए लड्डू बना लिए, यानी जितने परमाणु कक्षक मिलाए थे उतने ही नए परमाणु कक्षक बना लिए। उनको अपन संकरित कक्षक के नाम से जानते हैं, संकरित कक्षक। और इन संकरित कक्षकों में जितने परमाणु कक्षक मिलते हैं उन सब के गुणधर्म होते हैं। संकरित कक्षकों में जितने परमाणु कक्षक मिलते हैं उनके सब के गुणधर्म पाए जाते हैं। सभी परमाणु कक्षकों के गुणधर्म पाए जाते हैं संकरित कक्षकों में सभी परमाणु कक्षकों के गुणधर्म पाए जाते हैं। इस तिल का, बेसन का, गोंद का सबका असर आ जाएगा इनमें। ये संकरित कक्षक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। अब संकरण से अणुओं की आकृति को डिसाइड करेंगे कि H2O की आकृति है वो V शेप क्यों होती है, NH3 की आकृति पिरामिडल क्यों होती है, CH4 की आकृति चतुष्फलकीय क्यों होती है, वो भी संकरण के आधार पर अपन समझा सकेंगे। लेकिन उससे पहले अपन संकरण के लिए शर्तें क्या क्या हैं वो शर्तों को देख लेते हैं। संकरण के लिए शर्तें कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके आधार पर संकरण होता है। तो संकरित कक्षकों की संख्या जो है वो संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। पहली शर्त ये हो गई, संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। यानी जितने लड्डू अपन क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, उतने ही नए लड्डू बनेंगे। जितने परमाणु कक्षक मिल रहे हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनेंगे। दूसरी शर्त क्या है, संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकृति, संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकृति क्या होती है, समान। यानी इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, समान होती है। संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर हो गए। 3 लड्डू अपन ने मिलाए, 3 नए लड्डू बनेंगे। 3 कक्षक मिलाए, 3 नए कक्षक बनेंगे। संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकृति क्या होंगी, आपस में समान होंगी। सबकी एक जैसी आकृति होगी। अपन ने अलग अलग आकार का लड्डू, एक छोटा था, एक बड़ा था, एक असमान साइज का था, तो तीनों को मिलाने के बाद समान साइज के लड्डू बनाए। ये प्रक्रिया संकरण है। तो यहाँ भी क्या होगा, संकरित कक्षकों की एनर्जी अलग अलग है, जो परमाणु कक्षक है उनकी एनर्जी और आकार अलग अलग है। लेकिन संकरित कक्षक जब बन जाएंगे वो आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण कर लेंगे, तो संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकृति क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। उसके बाद संकरित कक्षक जो हैं वो त्रिविम में अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि उनके मध्य रिपल्सन की स्थिति जो है वो क्या रहे, कम से कम रहे। रिपल्सन की स्थिति क्या रहे, कम से कम। संकरित कक्षक त्रिविम में इस प्रकार अभिविन्यासित होते हैं ताकि उनके मध्य अधिकतम दूरी और न्यूनतम क्या रहे, अधिकतम दूरी और न्यूनतम
प्रतिकर्षण रहे। संकृत कक्षक बन गए, बनने के बाद वो अपने आप को त्रिविम के अंदर ऐसे अरेंज कर लेते हैं, अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि उनके बीच में अधिकतम दूरी बनी रहे और प्रतिकर्षण उनके बीच में क्या रहे, न्यूनतम रहे। ये स्थिति हो जाती है। फोर्थ है कि संकृत कक्षक जो हैं वो आबंध निर्माण में सामान्य कक्षकों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी होते हैं। संकृत कक्षक आबंध निर्माण में अधिक सक्षम होते हैं, अधिक सक्षम होते हैं। ये संकरण के लिए शर्तें हो गई। संकृत कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होगी। पहली बात, 3 भाग ले रहे हैं तो 3 नए संकृत कक्षक बनेंगे। ऊर्जा और आकृति समान होंगी, तीनों की एनर्जी बराबर होगी, सबको मिला दिया तो एनर्जी बराबर होगी। सब में तिल का, गोंद का और बेसन का बराबर असर आएगा तो सबकी एनर्जी बराबर हो जाएगी, आकार भी सबका सेम होगा। और संकृत कक्षक त्रिविम में अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेंगे ताकि उनके बीच में क्या रहे, न्यूनतम रिपल्सन की स्थिति रहे, मैक्सिमम डिस्टेंस रहे। और संकृत कक्षक आबंध निर्माण में क्या होते हैं, सामान्य कक्षकों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होते हैं। ये क्या हो गई, संकरण की शर्तें। अब देखो, अपन देखेंगे संकरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। संकरण में कौन कौन सी परिस्थिति आवश्यक है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी आवश्यक है। तो पहली परिस्थिति ये कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा जो है वो लगभग समान होनी चाहिए। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। दूसरी परिस्थिति ये हो जाएगी कि संकरण में संयोजकता कोष के कक्षक ही भाग लेते हैं, संयोजकता कोष के कक्षक ही भाग लेते हैं। दूसरी शर्त ये हो गई कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों में ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए और संकरण में संयोजकता कोष के कक्षक ही भाग लेते हैं, अन्य कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद है संकरण में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन जो है वह आवश्यक नहीं है। संकरण के लिए यानी निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवश्यक नहीं है। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है, यानी निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उसको उच्च ऊर्जा स्तर में भेजा जाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए संकरण के लिए भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा समान होनी चाहिए। संकरण में संयोजकता कोष के कक्षक ही भाग लेते हैं। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। इसके अलावा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्धभरित कक्षक ही संकरण में भाग ले, ये है आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि संकरण में अर्ध भरे या रिक्त कक्षक, संकरण में अर्ध भरे कक्षक ही भाग लें। संकरण में यह आवश्यक नहीं है कि संकरण में अर्ध भरे कक्षक ही भाग लें।
इसमें रिक्त तथा पूर्ण भरे कक्षक भी भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ये परिस्थितियां हो गई, ये परिस्थितियों का होना आवश्यक है। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग बराबर होनी चाहिए। संकरण में संयोजकता कोष के कक्षक ही भाग लेते हैं, अन्य कक्षक भाग नहीं लेंगे। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण पॉसिबल कोई ज़रूरी नहीं है, होना ही ज़रूरी है। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन कोई आवश्यक नहीं है। और ये भी आवश्यकता नहीं है कि संकरण में अर्धभरे कक्षक ही भाग लें, इसमें रिक्त और पूर्ण भरे कक्षक भी भाग ले सकते हैं संकरण की प्रक्रिया में। तो ये संकरण की प्रक्रिया हुई। अब देखो संकरण जैसे अपने पास है एक S कक्षक, ये रहा, एक P कक्षक, फिर एक मान लीजिए P कक्षक है, 3 कक्षक, ये 2S मान लेते हैं, ये 2P और ये भी 2P, इसको Y दे देते हैं, इसको X दे देते हैं। ये 3 अलग अलग कक्षक क्या होते हैं, मिलते हैं। एक S है, 2 है P, PX और PY। इसको मैं थोड़ा तिरछा करके लिखूं तो और भी अच्छा रहेगा। ये आपस में ऊर्जा का क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं। और 3 कक्षक मिलते हैं, एक 2S और 2 2P। टोटल कितने मिल रहे हैं, 3। नए संकरित कक्षक जो बनेंगे वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। उनको अपन इस तरीके से दर्शाएंगे। तीनों की एनर्जी भी बराबर होगी, तीनों का आकार भी समान होगा। यहाँ ये अलग अलग आकार के हैं और एनर्जी भी इनके अलग अलग है, लेकिन जब नए निर्मित होंगे तो तीनों की ऊर्जा और आकार तीनों का क्या होगा, एक समान होगा। ऊर्जा का आकार एक समान होगा। तो ये 3 संकरित कक्षक बनेंगे। इसमें भाग किस किस ने लिया, 3 में एक S ने भाग लिया, 2 P ने भाग लिया। तो तीनों का असर आएगा नाम में भी, एक S ने भाग लिया, 2 P ने भाग लिया, नाम हो जाएगा sp2। लेकिन संख्या में कितने बने, टोटल 3 बने। अब 3 अपने आप को त्रिविम के अंदर ऐसे व्यवस्थित कर लेंगे ताकि इनके मध्य क्या रहे, अधिकतम दूरी और न्यूनतम प्रतिकर्षण रहे। तो आपको पता है 3 को 360 के एंगल में जब व्यवस्थित करेंगे तो 120 डिग्री पर रख देंगे। माइनस, ये माइनस और ये माइनस। ये 3 sp2 संकरित कक्षक हो गए। कितने, 3। और अपने आप को 120 डिग्री के एंगल पर क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। यह sp2 संकरित कक्षक है। अब यदि मैं एक S और एक P की बात करूं कि अपने पास एक S है, मान लीजिए ये 2S है, और एक है अपने पास 2PZ, 2 कक्षक हैं अपने पास। तो एक S और एक P, कितने मिले, 2 मिले। नए कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और दोनों का ऊर्जा और आकार क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का नाम भी एक सा होगा। ये S था और ये P था। अब इन दोनों का इसमें असर आ गया है तो नाम हो जाएगा SP। क्या, SP हो जाएगा नाम, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ उसका मतलब नहीं है। S और P कितने बन जाएंगे, 2 बनेंगे, नाम हो जाएगा। ये S था, ये P था, दोनों मिलकर के 2 नए बनाते हैं, दोनों का नाम SP। यानी अपन इन दोनों SP को यूं दिखा सकते हैं, ये एक SP और ये दूसरा SP, 2 SP बन जाएंगे। ठीक। अब दोनों अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेंगे 360 डिग्री के एंगल में ताकि उनके बीच में अधिकतम दूरी न्यूनतम प्रतिकर्षण रहे। तो 360 में 2 को व्यवस्थित करना हो तो 180 डिग्री पर कर दो, तो ये एक हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। अब इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। और ये आकृति कैसी होगी, ये तो है त्रिकोणीय समतली, त्रिभुज बन रहा है,
समतली, और वो हो जाएगी रेखीय। इनको अपन आगे डिटेल से देखेंगे अपन, लेकिन अभी फिलहाल संकरण क्या होता है उस परिघटना को समझ रहे हैं कि संकरण जो है वो होता कैसे है। तो 1s 2p, तो 3 बनेंगे संख्या में और तीनों का नाम हो जाएगा sp2। वहाँ 1s और 1p ने भाग लिया, 2 बनेंगे, दोनों का नाम s और p ने मिलकर के बनाया तो दोनों का नाम sp हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो जाएंगे ताकि इनके मध्य क्या रहे, प्रतिकर्षण रहे। वो स्थिति क्या है 180 डिग्री की होती है।